विनायक वीर या विवादित श्रृंखला के भाग 8 में आप सभी का स्वागत है। तो हमने देखा था कि विनायक को लंदन से भारत भेजा जा रहा था और जिस शिप में विनायक लंदन से भारत आ रहे थे उसका नाम था SS मौर्या। अब यहाँ पर मिस्टर पावर और मिस्टर पार्कर दो ब्रिटिश ऑफिसर अपॉइंट किए गए थे जिनको हमेशा विनायक पर निगरानी रखनी थी। इसी के साथ साथ दो इंडियन कांस्टेबल भी थे, उनको भी विनायक पर निगरानी रखनी थी। अब विनायक जब शौचालय वगैरह जाते थे तो ये इंडियन कांस्टेबल बाहर खड़े रहते थे उन पर नज़र बनाए रखने के लिए, और विनायक को अंदर से दरवाज़ा लॉक करने की अनुमति नहीं थी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, ऐसे ही चीज़ें चल रही थी। जहाज़ पर काफ़ी समय लगता था भारत पहुंचने में। तो जब जहाज़ मर्सेलिस पहुंचने वाला था तो विनायक ने एक अजीब सी डिमांड की। उन्होंने रात को 9 बजे नहाने के लिए पूछा और नहाने के बाद लगभग 11 बजे वो अपने कैबिन में पहुंचे। अब क्योंकि मिस्टर पावर और मिस्टर पार्कर दोनों ही उनके साथ रहते थे तो वो भी अभी तक सोए नहीं थे, तो वो भी जगे हुए थे। अब अगले दिन विनायक रोजाना लगभग 8 बजे शौचालय जाते थे, लेकिन इस दिन उन्होंने लगभग 6 बजे ही शौचालय जाने के लिए पूछा। मिस्टर पावर नींद से पूरी तरह जगे नहीं थे, पर वो विनायक को लेकर गए। तभी उन्होंने देखा कि इंडियन कांस्टेबल उनकी तरफ ही आ रहा था। उन्होंने विसिल बजाई और उसे इशारा किया कि भाई शौचालय के बाहर खड़े हो जाओ। तो अब इसी बीच में वो लोग ये नोटिस करना भूल गए कि विनायक ने अंदर से शौचालय की कुंडी लगा ली थी। अब शौचालय में एक पोर्ट होल भी था और कांस्टेबल ने जब बाहर से झांक कर देखा तो नीचे विनायक की चप्पल मिली। तो फिर उसने कंफर्म करने के लिए दरवाजे के ऊपर से झांक कर देखा, तो तब उसने देखा कि विनायक पोर्ट होल खोल चुके थे और उनका आधा शरीर लगभग पोर्ट होल के बाहर था। तो कांस्टेबल ने चिल्लाना शुरू किया, क्योंकि वो भाग रहे थे। उसने चिल्लाना शुरू किया, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। बट तब तक विनायक ने शिप पर दौड़ना शुरू कर दिया था और वो लगभग 200 यार्ड तक दौड़े होंगे कि वो कैब के लिए चिल्ला रहे थे कि कैब मिल जाए उन्हें किसी भी तरीके से। लेकिन उनके पास तो पैसे ही नहीं थे और अब वो थक चुके थे। और फाइनली एक फ्रेंच मैरीटाइम ऑफिसर ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें वापस कैबिन में लाया गया। कैबिन में पहुंचने के बाद पार्कर और पावर को इस बात का पता चला। अब विनायक को दिन में भी हथकड़ियाँ लगाकर रखा जाने लगा और फाइनली 22 जुलाई 1910 को विनायक को बॉम्बे में उतारा गया और उसी दिन नासिक जेल में ले जाकर बंद कर दिया गया। उधर फ्रांस में इस बात को लेकर काफ़ी विवाद खड़ा हो गया कि जब विनायक, जो कि एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे, उन्होंने फ्रांस की धरती पर भागने की कोशिश की तो फिर ब्रिटिश उनको वापस से पकड़कर कैसे ले गए, क्योंकि ये फ्रांस की सोवर्जिनिटी के खिलाफ था। अब दोनों देशों के मध्य एक ब्यूरोक्रेटिक विवाद खड़ा हो गया और फाइनली ये डिसाइड हुआ कि जब तक मैटर सॉल्व नहीं हो जाता है नासिक में विनायक के ट्रायल्स नहीं होंगे। और इसका डिसीजन कौन लेगा? इसका डिसीजन लेगा इंटरनेशनल कोर्ट। इससे पहले कि इंटरनेशनल कोर्ट अपना फैसला सुनाता, इंडिया में विनायक के केस के ट्रायल्स ऑलरेडी शुरू हो चुके थे, जिसका बहुत सारे एक्टिविस्ट ने काफ़ी विरोध किया और उन्होंने अपने अखबारों के माध्यम से ये उजागर किया कि किस तरीके से ब्रिटेन के अपने डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अब बॉम्बे सितंबर 1910 एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया गया जिसमें ना तो कोई ज्यूरी थी और ना ही एक्यूज्ड यानी विनायक को ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कहीं पर भी अपील करने का अधिकार था। विनायक पर कई सारे मुकदमे लगाए गए, जैसे कि राजा के अगेंस्ट वॉर की साजिश करने का, लोगों को विद्रोह के लिए भड़काने का, मर्डर के लिए उकसाने का, भड़काऊ भाषण देने का, ऐसे न जाने कई आरोप लगाए गए और 5-6 धाराएं लगाई गई। विनायक के साथ साथ और भी बहुत सारे लोगों को एक्यूज ठहराया गया और अंत में विनायक को आजीवन कारावास की सजा दी गई।
लेकिन इसके बाद भी विनायक को जैक्सन मर्डर केस के लिए जिम्मेदार ठहराया गया और उन्हें डबल लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई। और अंततः इंटरनेशनल कोर्ट का भी फैसला आ गया, जहां पर यह माना गया कि विनायक जो मर्सेलीज में भागे थे और उनका जो अरेस्ट हुआ था वो काफ़ी जल्दबाजी में किया गया था। लेकिन ऐसे भागे हुए कैदी को ब्रिटेन द्वारा फ्रांस को लौटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक इंटरनेशनल कोर्ट का फैसला नहीं आया था तब तक विनायक को कैदी की तरह नहीं रखा जाता था। लेकिन अब विनायक को कैदी के कपड़े पहनने थे और आजीवन कारावास के लिए अंडमान जाने से पहले उन्हें जगह जगह पर कई जेलों में रखा गया, जहां पर सबसे पहले उन्हें डोंगरी की जेल में रखा गया था। उनके गले में एक लोहे का बैज पहनाया गया जिस पर लिखा था 1960, यानी उनकी रिहाई का साल। यहाँ पर विनायक को लगभग 1 महीने तक रखा गया। इसके बाद उन्हें बायकुला जेल में शिफ्ट कर दिया गया, जो कि और भी ज़्यादा सेक्लूडेड थी। यहाँ पर ना खाने की ठीक व्यवस्था थी और ना बाकी चीज़ों की। विनायक ने यहाँ पर एप्लीकेशन दी कि उनको कुछ किताबें दे दी जाएं, तो उन्हें बाइबल की एक इंग्लिश की कॉपी भेज दी गई। वहीं दूसरी ओर उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई और नीलाम कर दी गई। यहाँ तक कि घर के बर्तनों को भी जब्त करके बेच दिया गया। इसके बाद विनायक को थाने की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। यहाँ पर विनायक का जो सेल था वो बहुत ही अंधेरा था, मतलब वहाँ पर काफ़ी अंधेरा रहता था। और फाइनली वो दिन आ गया जब विनायक को यहाँ से मद्रास भेज दिया गया और मद्रास से उन्हें सेलुलर जेल अंडमान भेजा जाना था। 27 जून 1911 को वो दूसरा शिप बोर्ड कर रहे थे जिसका नाम था SS महाराज। विनायक को यहाँ पर एक घुटन भरे कैबिन में, केज में बंद कर दिया गया बहुत सारे लोगों के साथ, और उनके मन में बस एक ही सवाल था, क्या अब कभी वो अपनी मातृभूमि और परिवारजनों को वापस देख पाएंगे? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।